हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं MBO, यानी कि आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है ये आपका यही MBO के ऊपर होगा और इस लेक्चर में मैंने कवर किया है उसकी मीनिंग, स्टेप्स और उसके साथ साथ मैंने इस वीडियो में मैंने एडवांटेजेस भी डाल दिया है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने एडवांटेजेस भी डाल दिया है। ओके, तो ये लेक्चर हो सकता है थोड़ा लेंदी हो, क्योंकि यहां पे हम मीनिंग, स्टेप्स और एडवांटेजेस पूरा हम कवर करने वाले हैं। ये जो मैंने टॉपिक लिया है MBO, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अभी MCOM के जो स्टूडेंट्स हैं, इनको MBO से रिलेटेड वो पहले कुछ भी नहीं पढ़े हैं। इसी वजह से क्या बोलते हैं कि मेरे को ये टॉपिक कवर करवाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और जरूरी है। ओके, और मैंने पहले से ही बोला है कि मैं वही टॉपिक्स में कवर करने का कोशिश करूंगा जो टॉपिक आपने प्रीवियसली कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, या बहुत कम पढ़ा होगा। ओके, वो नॉन टॉपिक्स जो पहले से आपने 11th 12th या ग्रेजुएशन में पढ़ा है, वो सारे टॉपिक्स को मैं कवर नहीं करूंगा अपने वीडियोस में। ओके, तो मैं सारे आपके नए नए टॉपिक्स को मैं क्या बोलते हैं मैं लूंगा, जिसको आपने क्या बोलता है कि 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन में आपने टच नहीं किया होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला चीज ये कि ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता क्या है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको मैं बता देना चाहता हूं कि प्रॉब्लम ऑफ गोल सेटिंग, प्रॉब्लम ऑफ गोल सेटिंग, ठीक है, इसका थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं क्या बोलते हैं कि ये मीनिंग बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो अब पहले इसका मीनिंग को समझिए। प्रॉब्लम्स ऑफ गोल सेटिंग, यानी कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है या कोई एक कंपनी है और उस कंपनी को अपना गोल सेट करना है, या उसका जो मिशन है, उसका जो गोल्स है, उसको अचीव करने के लिए उसको कई सारे गोल्स, छोटे छोटे गोल्स या कई सारे ऑब्जेक्टिव्स उसको सेट करने रहते हैं और उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो अपने सबऑर्डिनेट्स या फिर अपने एम्प्लॉइज को बोलता है। ठीक है, यानी कि गोल सेट जनरली कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट करता है, लेकिन उसका बर्डन वो किसके ऊपर डालता है? एम्प्लॉइज के ऊपर डालता है। यानी कि वो एम्प्लॉइज को बोलता है कि हमने जो गोल सेट किया है उसको आप अचीव कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि जो एम्प्लॉइज हैं या जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको ये लगता है कि टॉप मैनेजमेंट वो सिर्फ प्लान करके छोड़ देता है, वो सिर्फ क्या बोलते हैं गोल सेट करके छोड़ देता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का काम तो हम ही लोग करते हैं, जो कि एक्चुअली में ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है। इसको एग्जीक्यूट करना, जो गोल सेट हुआ है उसी को ध्यान में रखते हुए काम करना, ये ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ये एम्प्लॉइज लोगों का मानना रहता है। यानी कि एम्प्लॉइज बोलता है कि बिना सोचे समझे टॉप मैनेजमेंट ने गोल सेट कर लिया और उसी गोल को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, तो अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इसमें अब काम आता है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये एक्चुअली में क्या है? ये एक स्ट्रैटेजी है। ये कुछ नहीं बल्कि ये एक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, और ये स्ट्रैटेजी क्या है? ये स्ट्रैटेजी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट है, वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट गोल सेट नहीं करेगा, बल्कि टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा? टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा? टॉप मैनेजमेंट अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने एम्प्लॉइज को भी, सबऑर्डिनेट्स को या अपने एम्प्लॉइज को भी वो कंसिडर करेगा, या दोनों मिलकर सेट करेंगे क्या? ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या गोल्स होना चाहिए, या जो मेन गोल्स है उसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल्स क्या होने चाहिए, सब गोल्स क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो
सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉइज से बात करेगा और बोलेगा कि हम सबको मिल के क्या करेंगे, गोल सेट करेंगे। ठीक है, तो यानी कि वो क्या कर रहा है, वो एम्प्लॉइज और सबऑर्डिनेट्स को भी मौका दे रहा है कि जो गोल्स क्या बोलते हैं कि बनाया जाएगा, जो टारगेट बनाया जाएगा, वो टारगेट प्रॉपर्ली एम्प्लॉइज को भी पता होना चाहिए। इसमें एम्प्लॉइज भी कंसेंट देंगे, यानी कि एम्प्लॉइज भी राजी होंगे कि हम इस गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं जैसे एक छोटा सा कहानी मैं आपको बता रहा हूं। मान लो जैसे क्या बोलते हैं कि टॉप मैनेजमेंट गोल सेट करके वो अगर एम्प्लॉइज को दे देगा काम करने के लिए कि आप इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इतना दिन के अंदर आप काम को खत्म कीजिए। ठीक है, तो एम्प्लॉइज हो सकता है उसको ये लगे कि हमको जो गोल्स दिया गया है, जो टारगेट दिया गया है, वो बहुत हाई लेवल के टारगेट है, उसको हम शायद अचीव ना कर पाए। लेकिन टॉप मैनेजमेंट अगर खुद ही अगर एम्प्लॉइज से पूछ लेता, टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर खुद ही अगर एम्प्लॉइज से अगर पूछ लेता कि बताइए हमने आपको जो टारगेट दिया है, वो टारगेट को अचीव करने के लिए आपको कितना दिन लग सकता है। अब एम्प्लॉइज अपने में डिस्कशन किए और वो बोले कि सर हमको अचीव करने के लिए 12 दिन लगेगा, 12 दिन हमको लगेगा आपने जो टारगेट दिया है उसको अचीव करने के लिए। तो अब इसमें बेनिफिट ये है कि एम्प्लॉइज कुछ भी हो जाए उसी 12 दिन के अंदर उनको वो टारगेट को अचीव करना पड़ेगा, क्योंकि ये टारगेट वो खुद ही लिए हैं। ठीक है, तो एमबीओ एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसमें क्या करता है, टॉप मैनेजमेंट अपने जो गोल्स को बनाने के लिए वो अपने सबऑर्डिनेट्स और अपने एम्प्लॉइज लोगों का भी ओपिनियन लेता है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं उसका मत लेता है कि हम किस तरह के ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं होता एमबीओ में, बल्कि एमबीओ में यह भी होता है कि कभी कभी टॉप मैनेजमेंट वो खुद गोल सेट करता है और वो गोल्स पहले वो बताता है, सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉय से पूछता है कि हमने जो गोल सेट किया है क्या ये गोल्स अचीवेबल है, क्या ये गोल्स क्या बोलता है कि आप अचीव कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉइज को लगता है कि हाँ गोल्स अचीवेबल है तब तो वो मान जाते हैं, लेकिन अगर उनको कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, कोई चेंजेस करना हो, ठीक है, तो एम्प्लॉइज बोलता है नहीं सर हमारा जो काम है, आपने जो टारगेट दिया है, आप जैसे बोल रहे हैं 10 दिन, हमको 10 दिन नहीं बल्कि हमको 12 दिन लग सकता है। अब टॉप मैनेजमेंट बोला ठीक है, आप 12 दिन अगर आप लग सकता है तो ठीक है, आप 12 दिन में आप इसको अचीव कीजिए। तो ये एक तरह से प्रॉमिस हो जाता है किसके तरफ से, एम्प्लॉइज की तरफ से एश्योर्ड हो जाता है कि एम्प्लॉइज को जैसे भी करके उनको ये गोल्स को इस 12 दिन के अंदर अचीव करना रहेगा। अब इसमें अब वो एक्सक्यूज नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अब तो इसी चीज को मैंने क्या किया है आगे के नोट्स में, या ये आगे के जो स्लाइड्स है, इसी चीज को मैंने इसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, अच्छा, और एक चीज, ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूं इसमें मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या बोलते हैं कि मेरे लेक्चर के साथ साथ मैंने नोट्स को भी दिया है। ठीक है, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट अगर मेरा वीडियोस अगर देख रहा है तो आप लोग अगर चाहें तो इसका क्या बोलते हैं कि आपका स्नैपशॉट लेकर आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, इसी बेसिस पे मैंने जितने भी एक्सप्लेनेशन है, जैसे आपका एडवांटेजेस, स्टेप्स, उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। मैंने उसको एक छोटा छोटा नोट डाल के मैंने वहां पे नहीं डाला है, बल्कि पूरा मैंने उसके लिए क्या किया है, पैराग्राफ मैंने मेंशन कर दिया है, ताकि अगर किसी को नोट्स भी बनाना हो तो ये वीडियो से आराम से बन जाएगा। ओके, तो अब मैंने जो आपको बेसिकली मैंने जो समझाया, अब यही चीज आपका क्या बोलते हैं कि एमबीओ की मीनिंग में आपका लिखा होगा आपका नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए यहां पे मैंने आपको बताया था ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है, मैंने बोला था ना कि एमबीओ एक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, एमबीओ एक स्ट्रैटेजी है जिसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज मिलकर एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, वो ये डिसाइड करता है कि क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये आपका क्या बोलते हैं डिसाइड होता है कहां पर, एमबीओ के थ्रू। यानी कि वो मीटिंग बैठाते हैं, बोलते हैं कि हमारा ये बड़ा बड़ा टारगेट्स है, अब इसको अचीव करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सेट करना चाहिए। ठीक है, और वो ऑब्जेक्टिव सिर्फ सब ऑब्जेक्टिव्स नहीं, बल्कि वो क्या करता है, वो अपने काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके डेलीगेट कर देता है।
मैंने डेलीगेशन का भी मैंने क्लास लिया था जिसमें मैंने बोला था कि वो काम को वो क्या करेगा, डेलीगेट कर देगा किसको, अपने एम्प्लॉइज को, ठीक है। क्योंकि एम्प्लॉइज वो, और जो डेलीगेट भी करेगा ना पूछ के करेगा। एम्प्लॉइज जब वो काम देगा एम्प्लॉइज को तो वो पूछेगा कि क्या आप ये काम को कर सकते हैं, अगर आप ये काम को कर सकते हैं तभी जाके हम क्या करेंगे, ये काम आपको डेलीगेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे एक सिस्टमेटिकली क्या बोलते हैं कि उनको एक डेलीगेशन होता है काम का, और जब डेलीगेशन भी होता है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, यानी कि इसमें एम्प्लॉय भी राजी होगा, ठीक है, और टॉप मैनेजमेंट भी राजी होगा, या जिसको आप एम्प्लॉयर बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आई थिंक सबको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का क्या बोलते हैं कि जो मीनिंग है ये सबको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों मिलकर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, जो बड़ा गोल है उसको अचीव करने के लिए वो खुद क्या बोलते हैं कि जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो मिलके वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, और इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है। यानी कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों इसमें क्या बोलते हैं, सहमत होते हैं कि ये जो टारगेट है ये टारगेट इस पर्सन को दिया जाता है और ये पर्सन या ये एम्प्लॉइज इस टारगेट को इतना दिन में पूरा करेंगे। क्लियर? अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और एक चीज भी आपका है जिसमें हम क्या करते हैं, इससे एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है उसको भी मॉनिटर किया जाता है। बहुत सिंपल है, अगर एम्प्लॉय खुद ने बोला है कि मैं ये टारगेट इतना दिन में अचीव कर दूंगा, या मैं ये ऑब्जेक्टिव या मैं ये काम मैं खुद क्या बोलते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, ठीक है, तो इससे मॉनिटर करना ज्यादा आसान हो जाता है। यानी कि अगर वो अपना काम अगर कर लिया तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, जो उसको काम दिया गया था वो काम को उसने टाइम पे खत्म कर दिया, उसका अप्राइजल होगा, उसका प्रमोशन होगा, उसको बोनस मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो खुद ने वो टारगेट को लिया, अगर वो अचीव नहीं कर पाता है तो हम बोलेंगे कि एम्प्लॉइज को बोलेंगे कि टारगेट आपने खुद लिया था, ऑब्जेक्टिव आपने खुद बनाया था, तो इसको टारगेट अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो जाहिर से बात है आपको प्रमोशन नहीं होगा, आपको बोनस मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, कोई नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स है वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ा क्या बोलते हैं कि आपका एक बड़ा बेनिफिट होता है कि हम एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस को इजीली क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? अच्छा हाँ, अब इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं। जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है ये सबसे पहला जो क्या बोलते उसको मैनेजमेंट गुरु बोलते हैं, पीटर ड्रकर 1954 में जो उनका बुक आया था, जब प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आप पीटर ड्रकर पहली बार आपका 1954 में जो बुक था, जब प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें वो इंट्रोड्यूस किए थे। क्लियर है? अब आगे, अब कौन कौन से स्टेप्स हैं एमबीओ की, यानी कि जब हम ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव फॉलो करेंगे ये स्ट्रैटेजी, तो कैसे ये स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, ठीक है। मैंने जो मीनिंग आपको बताया है ना, बस वही मीनिंग को ये क्या बोलते स्टेप वाइज बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करके आपका नोट्स आपका बताया गया है, जिसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सबसे पहला ये है कि ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का गोल सेट करेगा, यानी कि टॉप मैनेजमेंट अथॉरिटी वो अपना खुद का गोल सेट कर दिया, ठीक है, कि हमको ये जो बड़े बड़े गोल्स हैं, ये बड़े बड़े गोल्स हमको अचीव करना है, ओके। अगर वो अलग अलग मैनेजर्स को भी लेना चाहता है, डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर्स को लेना चाहता है, मान लीजिए वो मार्केटिंग मैनेजर को लिया या फिर क्या बोलते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर को लिया, ठीक है, तो उसको भी वो क्या बोलते हैं अपने टारगेट को सेट करने के लिए उसको वो कंसिडर कर लिया, ओके। अब ये जो भी आपका क्या बोलता है कि आपका गोल सेट, सिर्फ गोल सेट करने से नहीं होता, बल्कि हर गोल जो होता है एक टाइम बाउंड रहता है। टाइम बाउंड मतलब आप समझ जाते होंगे कि अगर आपने कुछ सोचे हैं कि कोई चीज करेंगे तो वो एक टाइम के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। तो ठीक उसी तरह कंपनी भी क्या करता है, वो जब भी कोई क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, वो उसके लिए एक स्पेसिफाइड टाइम भी क्या बोलते डिसाइड कर देता है कि ये जो काम है ये काम इस टाइम के अंदर क्या बोलते खत्म हो जाना है, कोई एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अचीव हो जाना चाहिए, ठीक। तो ये सबसे पहला स्टेप है कि हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स को हम डिसाइड करें। ऑर्गेनाइजेशन
कौन सा बड़ा बड़ा एम्बिशन है, कौन सा बड़ा बड़ा गोल्स है, उसको वो अचीव करना चाहता है, वो पहले सेट करेगा। और सेट करने के लिए वो क्या कर सकता है, अलग अलग मैनेजर्स को का भी वो ओपिनियन वो ले सकता है। ठीक है, अब गोल सेट हो गया। गोल सेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप है कि हमको एम्प्लॉइज लोगों का ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना पड़ेगा। यानी कि हम टॉप जो है उसने क्या बोलते हैं कि अपना बड़ा गोल तो डिसाइड कर लिया, लेकिन अब यही गोल वो किसको बताएगा? एम्प्लॉइज को बताएगा कि देखो हमने ये बड़ा सा गोल हमने सेट किया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, इसी गोल को वो सब गोल्स में डिवाइड कर दे, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बना देगा और हर एक एम्प्लॉय को उसका ऑब्जेक्टिव्स या उसका पार्ट वो बता देगा कि देखिए आपको ये चीज आपको अचीव करना चाहिए। ठीक है, और यहां पे वन ऑन वन डिस्कशन भी हो सकता है। वन ऑन वन डिस्कशन क्या होता है, यानी कि वो जब अपने एम्प्लॉइज को ये ऑब्जेक्टिव्स बताएगा ना, वो ये भी पूछेगा आपको जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है ये ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर सकते हैं या नहीं अचीव कर सकते। ठीक है, आपको जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है ये ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर सकते हैं या नहीं अचीव कर सकते। ठीक है, वो हर एक क्या बोलते हैं कि मैनेजर हर एक एम्प्लॉय से ये चीज वो पूछ सकता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने सोच लिया कि नहीं हमारा टारगेट जो है क्या बोलते हैं कि इस साल हम क्या बोलते हैं कि 2 लाख यूनिट्स क्या बोलते हैं कि बनना चाहिए, बनना भी चाहिए और बिकना भी चाहिए। अब भाई ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया। अब यही चीज को वो बोलेगा अपने प्रोडक्शन मैनेजर को। प्रोडक्शन मैनेजर या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, हर एक एम्प्लॉय को बताएगा कि देखो 2 लाख यूनिट्स को अचीव करने के लिए इस साल हमको हर दिन कम से कम इतना यूनिट एक एम्प्लॉय को बनाना पड़ेगा, तब जाके हम ही कम से कम 2 लाख यूनिट हम अचीव कर पाएंगे। बट क्या प्रोडक्शन मैनेजर या प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को बता देने से ये काम ही काफी होगा? नहीं, बल्कि हमको एक मार्केटिंग मैनेजर की या मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर क्या बोलते हैं जितने लोग हैं उनको भी बोलना पड़ेगा कि देखो अगर हम 2 लाख यूनिट्स अगर हम क्या बोलते बना रहे हैं तो आपको 2 लाख यूनिट कम से कम आपको बेचना भी पड़ेगा, ये हमारा टारगेट है। अब हर एक सेल्स पर्सन को क्या बोलते वो टारगेट मिल जाएगा कि देखो आपको एक दिन में कम से कम क्या बोलते हैं कि इतने, अगर मान लो हमारे ऑर्गेनाइज सेल्स में क्या बोलते हैं कि अगर सेल्समैन अगर हमारे कितने 1000 सेल्समैन हैं, ठीक है, तो उनको बताया जाएगा कि देखो 1000 सेल्समैन हो तो आपको एक साल में कम से कम हर एक सेल्समैन को 200 प्रोडक्ट या 200 यूनिट आपको बेचना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये क्या बोलते हैं अचीव हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एम्प्लॉइज का ऑब्जेक्टिव्स को क्या बोलते हैं कि आपका सेट करना होता है। ठीक है, दोनों हो गया। अच्छा, अब सिर्फ शेयर करने से नहीं होता बल्कि हमको उनसे ओपिनियन भी लेना पड़ेगा कि देखो हम एम्प्लॉय को बोले कि सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को बोले कि आपको 200 यूनिट बेचना है एक पर्सन को एक साल में। प्रोडक्शन में मान लो क्या बोलते हैं कि 500 क्या बोलते हैं कि आपका वर्कर्स काम करते हैं। अब प्रोडक्शन वाले जो 500 वर्कर्स जो काम करते हैं उसको उनको बोला गया कि आपको हर एक वर्कर को साल में कम से कम क्या बोलते हैं कि आपका 400 राइट, सही होगा, हाँ 400 क्या बोलते हैं कि आपको यूनिट्स बनाना पड़ेगा। तो ये बात आप बताएंगे ना किसको, आपके जो सबऑर्डिनेट्स है, आपके जो एम्प्लॉइज उनको बताएंगे और उनका टेंटेटिव थॉट्स यानी कि वो क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, क्या वो इस 400 यूनिट को अचीव कर सकते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। हर एक एम्प्लॉय, क्या हर एक एम्प्लॉय क्या बोलते हैं सेल्स डिपार्टमेंट 200 यूनिट बिकवा सकता है साल भर में, तो उनका थॉट्स भी क्या बोलते हैं नहीं हो सकता है। कोई एम्प्लॉय बोले नहीं सर 200 यूनिट पॉसिबल नहीं हो सकता, हम अगर कोशिश भी करें तो 150 यूनिट तक हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो अब फिर मैनेजमेंट क्या बोलते स्टेप लेगा कि ये 150 यूनिट क्या बोलते हैं अगर वो अचीव कर पाएंगे तो हमको और कुछ सेल्समैन को हमको रखना पड़ेगा, तब जाके हम ये 2 लाख यूनिट से अचीव कर सकते हैं। तो उनका टेंटेटिव थॉट्स, वो क्या सोच रहे हैं उनके टारगेट्स के बारे में या ऑब्जेक्टिव के बारे में, इसके बारे में भी हमको उनसे मत लेना पड़ेगा, इसके बारे में भी हमको उनसे क्या पूछना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके ना क्या बोलते हैं कि ये एमबीओ होगा, क्योंकि यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी कि टॉप ऑथोरिटीज और जो आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक तरह से गोल डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है,
तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने गोल डिसाइड कर दिया, एम्प्लॉइज ने अपना क्या बोलते हैं गोल डिसाइड करके अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो बता दिए वो अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अब थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है जो एम्प्लॉइज है उन्होंने अपना अपना गोल सेट कर लिए और ये एम्प्लॉइज का मर्जी से हुआ है, इसमें कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या बोलते हैं कि कोई कंपल्शन नहीं है, उनको फोर्स नहीं किया गया है एम्प्लॉइज को कि आपको यही ऑब्जेक्टिव को फॉलो करना है, बल्कि जो एम्प्लॉइज हैं वो खुद ही क्या किए हैं अपना ऑब्जेक्टिव को सेट किए हैं। और ये कौन सा सेकंड स्टेप में हुआ था, ये कौन सा स्टेप में हुआ था? सेकंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में क्या है? थर्ड स्टेप में कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस। अब देखो एम्प्लॉइज लोगों ने एग्री कर गए या राजी हो गए कि हाँ हमने जो ऑब्जेक्टिव लिया है या हमने जो टारगेट लिया है उसको हम अचीव कर लेंगे, लेकिन वो काम उसी हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चीज भी क्या बोलते हैं कि टॉप मैनेजमेंट को चेक करना पड़ेगा। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये डिसाइड किया गया है कि 400 यूनिट क्या बोलते हैं कि आपका एक साल में बनना है, तो उनको कंटिन्यूअसली देखना पड़ेगा जो मैनेजर्स हैं वो सही से काम करवा रहे हैं या सिखा रहे हैं कि नहीं एम्प्लॉइज को। जो एम्प्लॉइज हैं अगर 400 यूनिट एक साल में है तो 1 मंथ में जितना अचीव होना चाहिए, जैसे 400 डिवाइडेड बाय 12, एक मंथ में जितना अचीव होना चाहिए उतना अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग का जरूरत है, कंटिन्यूअस उनका परफॉर्मेंस को चेक करना जरूरी है। ठीक है, सिर्फ दोनों मिलकर ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए उतना में काम नहीं होता एमबीओ का, बल्कि उसके साथ साथ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग भी चाहिए कि हाँ जो एम्प्लॉइज ने जो ऑब्जेक्टिव लिया है वो ऑब्जेक्टिव जो है उसके हिसाब से एम्प्लॉइज लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनका प्रोग्रेस को चेक करते रहना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट में उनके प्रोग्रेस को हमको चेक करते रहना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या है? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या है? सिंपल है कि वो लोग अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से काम किए कि नहीं। हर एक एम्प्लॉय का क्या बोलते हैं असेसमेंट होगा, हर एक एम्प्लॉय का चेक होगा कि वो वाकई में क्या बोलते प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट किए हैं कि नहीं अपने काम करने में, वो जो टारगेट लिए वो टारगेट के हिसाब से वो क्या बोलते हैं अचीव किए हैं कि नहीं किए हैं, ये आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में होगा। ठीक है, और इसमें ये भी होगा, इसमें मैनेजर्स लोगों का भी पार्टिसिपेशन जरूरी है। यानी कि यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट का काम नहीं, जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है ना वो रिपोर्ट भेजते रहेंगे, बार बार चेक करते रहेंगे ओके कि एम्प्लॉइज लोग जो हैं उनको वो जो टारगेट लिया उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब ये फीडबैक क्या है? अब प्रोवाइडिंग फीडबैक में जो सबसे एसेंशियल, ये एक एसेंशियल स्टेप होता है। अब देखो हमने जो पहले वाला जो स्टेप था जिसमें हमने थोड़ा सा पीछे करता हूं मैं, ये वाला परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, आपने परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर लिया ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के बाद ये आपके लिए जरूरी है कि एम्प्लॉइज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं आप एम्प्लॉइज को भी बताइए। तो एम्प्लॉइज को कैसे बताया जाएगा? एम्प्लॉइज को फीडबैक दिया जाएगा, एम्प्लॉइज को फीडबैक दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि वो जो काम कर रहे हैं उनका जो रिजल्ट आया, जो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में आप एम्प्लॉइज को बराबर बताएंगे। कंटिन्यूअस फीडबैक का जरूरत है। जैसे हम क्या बोलते हैं एग्जाम ले लिए, पेपर्स चेक हो गए, लेकिन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को बताया नहीं गया कि क्या बोलते हैं उनके मार्क्स कितने आए हैं। ठीक है, कम से कम आप उनको ग्रेड कम से कम तो बताइए। ठीक है, कि आपका कौन सा ग्रेडिंग में कम से कम क्या बोलते हैं कि आपका कैसा चल रहा है परफॉर्मेंस, तो तभी जाके क्या बोलते हैं कि आपका एम्प्लॉइज लोग अपना इंप्रूवमेंट करेंगे। अच्छा, अब ये कैसे हो सकता है? अब वहां यहाँ पे तो जैसे आपका स्कूल कॉलेजेस में क्या बोलते हैं कि आपका तो प्रोग्रेस रिपोर्ट थमा दिया जाता है सेमेस्टर के एंड पे कि चलो आपका ये परफॉर्मेंस है इस सेमेस्टर का, अगर खराब है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में परफॉर्म करना। यहाँ पे कैसे होता है? यहाँ पे हम क्या करते हैं मीटिंग्स रखवाते हैं, इवैल्यूएशन मीटिंग्स रखवाते हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन मीटिंग्स में डायरेक्टली क्या बोलते हैं कि जो एम्प्लॉयर होता है अगर जरूरत पड़ता है एम्प्लॉइज को मीटिंग में ही बता दे या पर्सनल मीटिंग करके बताएं कि आपने जो टारगेट लिया था वो टारगेट वाकई में अचीव हुआ कि नहीं हुआ, अच्छे से अचीव हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ है तो आपको और अपना परफॉर्मेंस को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो फीडबैक देना जरूरी है।
आप सिर्फ इवैल्यूएट करके मत छोड़िए, आप फीडबैक देंगे किसको, एम्प्लॉइज को, कि वाकई में एम्प्लॉइज ने जो काम लिया है वो काम एक्चुअली में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये फीडबैक आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा एम्प्लॉइज को। ठीक, नेक्स्ट है, जितने भी क्या बोलते हैं एमबीओ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें परफॉर्मेंस अप्राइजल होना जरूरी है। यानी कि आप परफॉर्मेंस को पूरा चेक, जिसको आप बोलते हैं पूरा प्रोग्रेस बनाएंगे आप, प्रॉपर प्रोग्रेस पूरा। अगर क्वांटिटेटिव है तो क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव है तो क्वालिटेटिव। ये बात शायद समझ में आता होगा। क्वांटिटेटिव मतलब क्या, यानी कि अगर जैसे प्रोडक्शन अगर 400 यूनिट दिया गया है लेकिन काम ऐसा हो रहा है कि वो आपका 350 यूनिट ही अचीव हो सकता है, 50 यूनिट का डेफिसिट है, तो आप बताएंगे पूरा, परफॉर्मेंस अप्राइजल पूरा होगा। ठीक है, और वो चीज आप उनको बताएंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है, अच्छा नेक्स्ट जो है, तो ये जो परफॉर्मेंस अप्राइजल है, ये परफॉर्मेंस अप्राइजल क्यों किया जाता है इसमें मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। ये परफॉर्मेंस अप्राइजल से क्या होता है आपका, अगर वर्कर्स प्रॉपर काम किया है, यानी कि अगर उसके टारगेट के हिसाब से अच्छा है तो आप उसको प्रमोशन दीजिए, जरूरत पड़े तो उनको बोनस दीजिए, तभी ना वो एनकरेज होंगे। जरूरत पड़ता है तो आप इनको और क्या बोलते हैं कि नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दीजिए। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जैसे कोई एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बन गया, बहुत अच्छा काम किया है, तो दीजिए उनको, कोई गाड़ी गिफ्ट कीजिए आप। ठीक है, तो यही आपका परफॉर्मेंस अप्राइजल का एम होता है। ओके, ठीक है, ये प्रोग्रेस का एम यही होता है। ये प्रोग्रेस हम इतना अच्छा इसीलिए करते हैं ताकि हम वर्कर्स लोगों को, उनको जरूरत पड़ने पर प्रमोशन दीजिए, अगर वो अच्छा है तो बोनस दीजिए, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दीजिए। ये सारे क्या बोलते हैं कि आपका ये एमबीओ के प्रोसेस में आते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं आपका इसके एडवांटेजेस क्या हैं। बहुत इजी है, मैंने जो मीनिंग और जो मैंने स्टेप्स में जो कवर किया वो सारा चीज आपका एडवांटेजेस में लिखा हुआ है, तो मैं उसमें ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, सिर्फ एक एक या दो दो लाइन में मैं एक्सप्लेन करूंगा। फर्दर एक्सप्लेनेशन समझना हो तो मैंने जो आपको जो एक्सप्लेनेशन उसी आपका स्लाइड में दिया है, उसको आप क्या बोलते हैं कि स्नैपशॉट लेके आप उसको और ज्यादा डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। मैं एक एक या दो दो लाइन में ही मैं उसको एक्सप्लेन करके छोड़ दूंगा। ओके, तो अब है एफिशिएंट मैनेजमेंट। अब देखो, अगर हम एमबीओ फॉलो करते हैं ना तो टीम का आउटपुट बढ़ जाता है, क्योंकि एक तरह से क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, एक तरफ रह जाता है टॉप अथॉरिटी और दूसरे तरफ रह जाता है आपका एम्प्लॉइज, और दोनों के बीच में हर समय क्या घमासान आपका युद्ध चलते रहता है। हर समय क्या बोलते हैं उनके बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर एमबीओ फॉलो किया जाए, यानी कि अगर हम एम्प्लॉइज से भी पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो इससे क्या होता है, इससे आपका टीम वर्क बढ़ेगा। यानी कि उसको भी लगेगा एम्प्लॉइज को कि हाँ हमको प्रॉपर्ली इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, तो इससे क्या, इससे मैनेजमेंट एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा, उनका एफिशिएंसी और ज्यादा अचीव होगा, क्योंकि उनको खुद वो अपना टारगेट सेट करेंगे, तो इससे उनका ऑब्वियसली उनका एफिशिएंसी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो है इफेक्टिव प्लानिंग भी आपका अच्छा होगा, क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं कि टॉप मैनेजमेंट, ऐसा होता है ना कि कुछ लोग क्या हवा में सोच के प्लानिंग कर देते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने का जब बात आता है तो वो एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि जो प्लानिंग और जो एग्जीक्यूशन होता है दो अलग अलग टीम के होते हैं। जो प्लानर्स होते हैं वो अपना प्लानिंग करके छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि इसको एक काम करने का या एग्जीक्यूट करने का काम हमारे एम्प्लॉइज का है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या बोलते हैं कि ये एमबीओ फॉलो कर रहे हैं, यानी कि आप एम्प्लॉइज को भी प्लानिंग का हिस्सा बना रहे हैं, तो जैसा आपका प्लान होगा एग्जीक्यूशन भी उसी तरह से होगा, क्योंकि यहां पे प्लानिंग में एम्प्लॉइज का भी क्या बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट है होगा। तो इसीलिए हमारा जो प्लानिंग जो होगा, जिस हिसाब से प्लानिंग होगा उसी हिसाब से हमारा प्रॉपर्ली एग्जीक्यूशन हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि प्लानिंग एक होगा और एग्जीक्यूशन क्या बोलते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या बोलते मूव करेगा। क्लियर है? और यहां पे भी बोले प्लानिंग रिलेटेड मोर स्ट्रेटवर्ड विद एमबीओ। ऑब्वियस बात है, प्लानिंग में क्या बोलते हैं एम्प्लॉइज लोन का हाथ है, तो अगर एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली नहीं होगा तो एम्प्लॉइज लोन को ही क्या बोलते हैं रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा। और एम्प्लॉइज लोन क्लियर होंगे कि उनको क्या करना है,
नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा रहेगा। अच्छा, क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें हिडन एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा रह जाता है। हिडन एस्पेक्ट मतलब आपका ये है कि ऑर्गेनाइजेशन वो अपना एक गोल टारगेट सेट कर लेता है, लेकिन वो एम्प्लॉइज लोगों को नहीं बताता। बस एम्प्लॉइज लोगों को क्या करता है, एक मैनुअल पकड़ा देता है। मैनुअल मतलब एक लिस्ट पकड़ा देता है कि ये काम आपको करना है, ओके। लेकिन एक्चुअल गोल के बारे में किसी को पता नहीं रहता। तो इससे क्या है, हमारा ट्रांसपेरेंसी मतलब क्लियर नहीं है, हमारा क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन अगर क्या बोलते ये एमयू फॉलो किया जाए ना, तो ये ट्रांसपेरेंट रहेगा। जिसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए क्विकली मिल जाएगा, कोई इंफॉर्मेशन जो है वो हिडन नहीं रहेगा, ठीक है। सबऑर्डिनेट्स को कोई क्या बोलते हैं कि आपका रिपोर्ट करना है मैनेजर्स को, वो इजीली क्या बोलते हैं कि आपका रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो टारगेट वो लिए वो म्यूचुअली डिसाइड हुआ है, दोनों मिलकर डिसाइड किए हैं। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा बढ़ेगा, इंफॉर्मेशन क्लियर रहेगा, कोई हिडन गोल, कोई हिडन एस्पेक्ट कुछ नहीं रहेगा, ठीक। उसके बाद रेनफोर्सेस कमिटमेंट, हाँ, इसके बारे में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में थोड़ा पता होगा। रेनफोर्सेस कमिटमेंट क्या है? तो रेनफोर्सेस कमिटमेंट क्या है, मैं पहले आपको थोड़ा बताता हूं। अगर कोई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को काम करने के लिए बोला है, तो एम्प्लॉय के अंदर वो जील क्रिएट नहीं हो पाता, उतना जील क्रिएट नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला है। लेकिन अगर वही काम करने का जिम्मेदारी खुद अगर एम्प्लॉय ले ले, वही काम करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो खुद एम्प्लॉय ले ले, तो बेनिफिट क्या होगा? तो एम्प्लॉय को जैसे भी करके ये काम को करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि वो जो बात बोला है उसको वो प्रॉपर्ली कमिटमेंट देना पड़ेगा कि हाँ, मैंने गोल सेट किया है, मैंने बोला है कि मैं ये काम को करूंगा, तो मेरे को जैसे भी करके मुझे ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर समय जहां पे एमबीओ फॉलो नहीं रहता, वहां पे डायरेक्शन प्रॉपर्ली नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी नहीं होता, कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपका एमबीओ क्या करता है, और स्ट्रॉन्ग कर देता है, अच्छा कर देता है, डायरेक्शन बहुत अच्छे से होगा। अगर कोई एम्प्लॉय अगर खुद अगर काम नहीं कर पा रहा है, उसको लगता है उसको कोई ट्रेनिंग चाहिए, उसको लगता है कोई ओपिनियन चाहिए, वो इजीली जाके एम्प्लॉयर को बोल सकता है कि देखिए, मैंने जो टारगेट लिया था ये काम को करने के लिए, मेरे को लग रहा है मैं कहीं पे मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या आप मेरे को गाइडेंस प्रोवाइड करवा देंगे? तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसको प्रॉपर्ली डायरेक्ट करेगा कि ये काम को इस तरह से आप करोगे तो आपका जो काम है वो हो जाएगा। तो डायरेक्शन इफेक्टिव हुआ, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय खुद इनिशिएटिव लेके काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय खुद ये इनिशिएटिव लेके काम कर रहा है, ठीक है। तो ये रेनफोर्सेस कमिटमेंट हो जाता है, यानी कि एक तरह से जो एम्प्लॉइज है वो अपने आप को क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, ठीक है। रेनफोर्सेस कमिटमेंट में आप ये बोलते हो कि जैसे आप घोड़ा को क्या करते हो, आप चाबुक मारते हो, ओके, आई थिंक हिंदी में चाबुक ही बोलते हैं। तो जैसे आप घोड़ा को चाबुक मारते हो तो वो क्या करता है, उसी चाबुक के डर से वो आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एम्प्लॉइज हैं वो खुद अपने आप को क्या कर रहे हैं, एक तरह से बोल सकते हो एनकरेज कर रहे हैं कि हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि गोल हमने ही सेट किया है। तो इसलिए उनके लिए क्या हो जाता है, रेनफोर्सेस कमिटमेंट हो जाता है, उनको वो जो कमिट किया उनको वो पूरा करना पड़ जाता है। नेक्स्ट है गोल सेटिंग। ये बहुत इजी है, यहाँ पे गोल सेट करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। जैसे कोई टॉप मैनेजमेंट ने क्या बोला, गोल सेट किया, एम्प्लॉय को पसंद नहीं आया, एम्प्लॉय क्या किया, वो आपका दंगा फसाद पे उतर आया, या एम्प्लॉइज ने उसको प्रोटेस्ट किए। क्यों? क्योंकि एमबीओ फॉलो नहीं हो रहा है, एम्प्लॉइज का कोई माना नहीं गया। लेकिन अगर प्रॉपर्ली मीटिंग हो, प्रॉपर्ली क्या बोलते हैं कि दोनों पार्टी को बैठाया जाए और उन दोनों मिलकर अगर गोल सेट करेंगे, तो गोल सेट करना ज्यादा इजी हो जाता है एमबीओ में। फिर नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी हमने पढ़ा था डेलीगेशन में। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, काम पूरा करने के बाद आफ्टर
completion of work, we need to report to higher authority. ठीक है, इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। यानी कि हमको जो काम दिया है वो काम को खत्म करने के बाद हमारा काम है उसका रिपोर्ट सबमिट करना हायर अथॉरिटी को कि हमारा काम खत्म हो गया, ये काम को खत्म करने में इतना टाइम लगा, इतना क्या बोलते हैं कि आपको रॉ मटेरियल से ये सारा चीज लगा, ये होता है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अगर काम टाइम पे खत्म नहीं हो पाया तो वो भी रिपोर्ट किया जाएगा कि आप हमने जो टास्क या जो काम हमको दिया गया था वो नहीं पहुंच पाया और इसके लिए हम क्या बोलते हैं रिपोर्ट सबमिट करा, तो ये अकाउंटेबिलिटी। ओके, तो एमबीओ क्या करता है, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर देता है। ओके, यानी कि जो एम्प्लॉइज हैं वो अगर खुद गोल अगर लिए हैं तो उनका ही जिम्मेदारी हो जाता है कि अगर वो काम को नहीं खत्म कर पाए तो वो अकाउंटेबल होंगे किसको, हायर अथॉरिटी को, कि हमने ये काम को खत्म नहीं कर पाए। ठीक है, तो इससे उनका क्या होगा, उनका इनएबिलिटी जज हो जाएगा आराम से, उनका जो लूप होल्स है वो पता चल जाएगा उनको। ओके, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, ये क्या करता है, आपका अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर देता है, यहां पे वो फुल पोटेंशियल से क्या बोलते हैं काम कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छे टीम जो होते हैं वो भी कभी कभी क्या अचीव नहीं कर पाते हैं गोल्स को। ओके, तो ये चीज जो होता है किसकी वजह से, ये मैनेजमेंट का लापरवाही की वजह से या मैनेजमेंट का इनकैपेबिलिटी की वजह से कि उन्होंने काम को प्रॉपर्ली डेलीगेट नहीं किए, काम को प्रॉपर्ली डेलीगेट नहीं किए। मैं एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को बोला कि आप ये 100 यूनिट्स जो है बना लो। ओके, और उसको वो फोर्स किया कि जैसे भी करके आपको ये 100 यूनिट आपको बनाना पड़ेगा 5 दिन के अंदर। ठीक है, अब इससे क्या है, आपका अकाउंटेबिलिटी अभी भी किसके पास है, उसी एम्प्लॉयर के पास है। अगर नहीं बनेगा तो जिम्मेदार कौन होगा, एम्प्लॉयर खुद होगा। लेकिन अगर वही एम्प्लॉयर अगर पूछता है एम्प्लॉय से कि 5 दिन के अंदर आप कितना यूनिट बना पाओगे, तो हो सकता है एम्प्लॉय बोले कि सर मेरे को लग रहा है कि मैं 80-90 यूनिट्स बना लूं। उसके बाद अगर एम्प्लॉयर बोलेगा आप 80-90 यूनिट्स क्यों, आप 100 यूनिट्स का टारगेट आप ले सकते हैं। तो अगर वो 100 यूनिट्स का टारगेट अगर खुद क्या बोलते हैं कि एम्प्लॉय ले लिया तो इजीली अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। इजीली क्या होगा, अगर वो काम नहीं कर पाया तो वही अकाउंटेबल होगा कि वो काम नहीं कर पाया बोल के। ठीक है, ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह पे ये काम आता है, ये काम हर जगह पे आता है। ओके, और इससे क्या होता है, हमारा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉइज लोगों का पूरा पार्टिसिपेटिंग बिहेवियर है, वो मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं है। एम्प्लॉइज खुद सोच रहे हैं कि हाँ मैनेजमेंट हमको इंपॉर्टेंस देके हमसे बात पूछ रहा है, तो इससे क्या होगा, हमारा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। ओके, अब एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, बहुत अच्छा। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है मैं पहले बता देता हूं। ऑर्गेनाइजेशन में जितने काम करते हैं लोग, उनका स्किल होता है ह्यूमन रिसोर्स। ध्यान रहे, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब सिर्फ नंबर नहीं होता, कितने एम्प्लॉय के नंबर काम कर रहे हैं, बल्कि ये होता है कि जितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका स्किल क्या है, उनका कैपेबिलिटी क्या है, ये होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो ये एमबीओ जब होगा ना तो इससे क्या होगा, हमारा ह्यूमन रिसोर्स का स्किल्स भी और ज्यादा बढ़ेगा। वो अपना पूरा फुलेस्ट पोटेंशियल को क्या बोलते हैं कि वो डेवलप कर पाएंगे। खुद एम्प्लॉइज बोलेंगे, हम अगर हो सकता है हम एम्प्लॉय को बोले आप 100 यूनिट्स अचीव करो, लेकिन अगर हम खुद एम्प्लॉय से पूछें कि आप कितना अचीव कर सकते हो, तो हो सकता है कोई एक एफिशिएंट एम्प्लॉय बोलेगा सर मैं 150 यूनिट्स में अचीव कर लूंगा। आप बिना 100 यूनिट्स का क्या बोलते बताए वो खुद 150 यूनिट का वो जिम्मेदारी ले लेगा। क्यों? क्योंकि वो एफिशिएंट है और डे बाय डे ये बढ़ते रहेगा, यानी कि दूसरे एम्प्लॉइज क्या होंगे, उससे मोटिवेट होंगे।
ठीक है। तो ये एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करेगा, एक चेंज आएगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर हो गया? ये बात सबको समझ में आ रहा है? इससे आपको पूरा एक चेंज आएगा ऑर्गेनाइजेशन में कि हाँ, हमको भी एफिशिएंट बनना है, हम पूरा पोटेंशियल, पूरा हमारे अंदर जितना स्किल्स है, पूरा स्किल्स को हम क्या बोलते हैं, यूज करेंगे। ठीक है। और यहां पे एम्प्लॉइज खुद क्या करेंगे, मैनेजर्स उनके साथ मिलके वो कोशिश करेंगे कि हम गोल को बनाएं और हम अपना काम को करें, हम अपना पूरा टैलेंट को पूरा दिखाएं। ठीक है। और फ्यूचर में इससे हमारा प्रमोशन भी मिलेगा, हमको हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। ठीक है। तो इससे क्या है, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेस है इसका क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट होगा, हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकेंगे। यानी कि जो ज्यादा एफिशिएंट होगा उसको ज्यादा काम देंगे, ज्यादा पैसा मिलेगा। जो कम थोड़ा एफिशिएंट होगा, थोड़ा इनकैपेबल है, वो क्या बोलते हैं कि कम काम करेगा, थोड़ा कम पैसा मिलेगा। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, वो मोटिवेट होगा दूसरे को देखकर कि हाँ वो एफिशिएंट है, तो इसी वजह से उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो मुझे भी एफिशिएंट होना पड़ेगा। ओके। अब आगे नेक्स्ट है मिनिमाइजेस एम्बिग्यूटी। अच्छा, एम्बिग्यूटी मतलब पहले मैं बता देता। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अनक्लियर। अनक्लियर को बोलते हैं यानी कि साफ नहीं है। तो अगर एमबीओ नहीं होता ना, अगर एमबीओ ना हो तो हर चीज अनक्लियर रहता है। अनक्लियर मतलब एम्प्लॉइज को पता नहीं गोल क्या है, एम्प्लॉइज को पता नहीं गोल्स क्या है, व्हाट आर द गोल्स दे डोंट नो। ठीक है। एम्प्लॉयर को पता नहीं या टॉप मैनेजमेंट को पता नहीं व्हाट एवर द गोल्स दैट दे हैव सेट, जो भी गोल्स क्या बोलते हैं उन्होंने बनाया, वेदर हैज इट बीन प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड बाय द एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय वाकई में उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पता नहीं उनको, अनक्लियर है। ठीक है। ये अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली कुछ नहीं, डायरेक्टली वो परफॉर्मेंस को हिट करेगा, परफॉर्मेंस हमारा खराब हो जाएगा। और ये टॉक्सिक वर्क कल्चर क्या होता है, यानी कि हर समय मैनेजमेंट और वर्कर्स इनके बीच में क्या बोलता है, हर समय एक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर चलेगा, हर समय दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में होंगे। ठीक है। एम्प्लॉइज भी क्या बोलते हैं, बार बार डिस्करेज्ड होंगे कि हाँ जो आपका एम्प्लॉयर है या जो टॉप मैनेजमेंट है वो ऐसे ही कोई भी क्या बोले टारगेट सेट कर लेता है और हमारे ऊपर ये डाल देता है बिना सोचे समझे कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एमबीओ होता तो, प्रॉपर कोलैबोरेशन मैनेजर और एम्प्लॉइज का अगर होता तो काम क्लियर रहता, ऑर्गेनाइजेशन को या मैनेजमेंट को पता रहता कि एम्प्लॉइज को ये काम दिया गया और ये काम इतना दिन के अंदर ये काम इतना दिन के अंदर जैसे भी करके खत्म हो जाएगा। एम्प्लॉइज का क्लियर रहता कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन ये गोल को अचीव करना चाहता है, अगर ये गोल अचीव हो गया तो बेनिफिट हमारे लिए है, बोनस हमको मिलेगा, प्रमोशन हमको मिलेगा। तो ये क्या पूरे क्लियरिटी का एनवायरनमेंट रहेगा, किसको क्या करना है, किसका जिम्मेदारी क्या है, सब कुछ क्लियर रहेगा। कोई अनक्लियर जैसा चीज आपका नहीं रहेगा अगर हम एमबीओ को अगर हम फॉलो करते हैं तो। ठीक। अब आगे ओके। तो मैंने क्या बोलते हैं, इसमें मैंने 3 चीज मैंने कवर कर लिया, आपका स्टेप्स मैंने कवर कर लिया, मीनिंग कवर कर लिया और एडवांटेजेस मैंने क्या बोलते हैं एमबीओ में मैंने कवर कर लिया। फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं और एमबीओ का और कुछ अगर रिमेनिंग अगर कुछ अगर रहेगा तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बोलते हैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। रिमेनिंग जितना एमबीओ का रहेगा वो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कवर कर दूंगा। ठीक है। तो तब तक के लिए बाय फ्रॉम माय साइड, स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है। जैसे ही एनवायरनमेंट क्या बोलते ठीक हो जाएगा वैसे हम ऑफलाइन क्लासेस भी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।